आज हमारे बीच में आचार्य श्याम बिहारी गुप्त जी हैं, जो कि अमरोक अर्थ जैव ऊर्जा फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इन्होंने 7 वर्ष तक करीबन 1987 से 1994 तक आरएसएस का प्रचार किया है। यह कृषक समृद्धि आयोग उत्तर प्रदेश शासन के सदस्य हैं। इस समय करीबन 5 वर्ष तक बायोगैस, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, काउ वेस्ट इकोनॉमी, कई ऐसी चीजों पर आईआईटी दिल्ली और आईसीएआर में आचार्य जी ने अपना योगदान दिया है। यहाँ पास में ही झांसी के एक जगह है अंबाबाई करके, वहाँ पे आचार्य जी ने एक विद्यापीठ का एक मॉडल बना के रखा हुआ है, जिसमें 5 लेयर फार्मिंग, बायोगैस एनर्जी, काउ वेस्ट इकोनॉमी और कई ऐसी चीजें हैं जिनको आचार्य जी वहाँ पे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और लोगों को ट्रेन करते हैं उसके लिए। और करीबन पिछले 35 वर्षों से आचार्य जी गाय, गांव, किसान और खेती पर कार्य कर रहे हैं। तो मैं पहले सिमी जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा हमारे आईकैन टीम और हमारे पिछले उपलब्धियों के बारे में बताएं, और उसके बाद फिर हम आचार्य जी को इस प्रोग्राम को हैंड ओवर कर देंगे। तो सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सभी लोगों को कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के और वो भी संडे के दिन यहाँ पे आए। आचार्य जी आपका बहुत बहुत वेलकम एंड नमस्कार जी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप हमारे समूह पहली बारी नहीं दूसरी बारी आ रहे हैं। बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान के भंडार है सर, और उससे आप जितना भी निकाल लें मेरे ख्याल से फिर भी हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बट आचार्य जी का नॉलेज कम नहीं होगा। तो मैंने इनको देखा है आईआईटी दिल्ली में जब थे, तो तब भी ये बायोगैस की जुनसी एक यहाँ पे आरडीटीए टेक्नोलॉजी का लैब है, वहां पे ये लीड कर रहे थे उसे। और उसके बाद इन्होंने हमारे लिए आईकैन के लिए भी एक थोड़ा सा बायोगैस के ऊपर एक लेक्चर लिया था, और आज ये एफपीओ में आ रहे हैं और एफपीओ के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत प्रेरक और आईकैन के बारे में बताऊं। तो मैं जस्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि आईकैन क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो जिसे कहते हैं कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर्स जो कोविड के सिचुएशन में थे, उनके हजारों लाखों में जो उनकी संख्या थी और लॉकडाउन के कारण बहुत परेशान थे, तो ये जो सा प्लेटफॉर्म है ये वहीं से उसने स्टार्ट किया। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हेल्प सीकर्स और हेल्प गिवर्स को दोनों को कनेक्ट करता है और लोकली कोशिश करता है कि कोविड के रिलेटेड जो उनसे भी सिचुएशंस हैं, चैलेंजेस हैं, उनको ये रिजॉल्व करे। So, in line with our honorable Prime Minister's vision, ICANN is supporting and building the nation and rebuilding the nation along with the support of NGOs, volunteers, etc. और इसमें जो सा है कि एक आत्मनिर्भर भारत निकलने की कोशिश कर रहा है, और हमारी पूरी जो सी है एनर्जी इसके पीछे पड़ी हुई है, इसके पीछे लगी हुई है। और we hope to create and support micro entrepreneurs and provide credit facilities to farmers, making the schemes and economic reforms that have been which have been kind of implemented across to like come down to the grassroots level. To achieve this, ICANN has selected very carefully a set of volunteers, and many of them hold postgraduate degrees, engineering degrees, MBAs, डॉक्टोरल डिग्रीज। एंड अभी जैसे कुलभूषण जी हैं, ही इज अ साइबर साइबर क्राइम एक्सपर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस किस रूप में और किस किस कितनी रिच अपनी एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। And many of them have worked in the MSME, agricultural sectors and entrepreneurial setups को ये आगे ले जाने की कोशिश में है। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो आज हमारे पास करीब 100 आत्मनिर्भर भारत प्रेरक हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है उसको डीकोड किया जाए, उसको डीमिस्टिफाई किया जाए और उसको एक इम्प्लीमेंटेबल लेवल पे बेनिफिशियरी के सामने उसको रख सकें।
तो ये फोकस हमारे इस पर्टिकुलर एजेंडा का यही है कि सिंप्लीफाई करें, डिसाइफर करें हमारी स्कीम्स को, इनकरेज करें और गाइड करें हमारी बेनिफिशियरीज को। और जो सा भारत ने जो कोविड के सिचुएशन में और महामारी के सिचुएशन में काफी सारी लाइवलीहुड की जो सी अपॉर्चुनिटीज है उसको हम सब लोगों ने लूज किया है इन सम वे और द अदर, तो उसको रिवाइव करें और उसको फिर से वापस लेके आए। हमारे जो आईकैन की रिपोजिटरी ऑफ स्कीम्स है उसमें हमने कुछ मोबाइल कार्ड्स भी बनाए हैं विच एनीबडी कैन यूज, एंड दीज मोबाइल कार्ड्स वर लॉन्च बाय श्री BL संतोष जी। और ये डेटा सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में ही नहीं अवेलेबल है बट रीजनल लैंग्वेजेस में भी है, मराठी है, बंगाली, कन्नड़, तमिल, गुजराती, इन सब लैंग्वेजेस में ये हमारे पास ये डेटा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की और संतोष जी की जो ड्रीम है उसको हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग आवर प्रेरक्स फॉर अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू दिस कॉज by building their capacity. And today's session is just one more in the series of sessions that we have. While I think, you know, like again, I would like to thank our volunteers and our preraks and mentors such as Acharya ji, जिसके बिना ये आज हम इस मकाम पे पहुंच ही नहीं पाते। So thank you very much. और एक बारी मैं फिर बताऊं आपको कि ये आईकैन का जो सा हमारा जो एक सिटीजन्स इनिशिएटिव है ये 22 मार्च को रामभाव मलगी प्रबोधिनी और कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन के सहयोग से स्टार्ट हुआ था। It is being mentored by Dr. Vinay Sahasrabudhe, who is the member of Parliament Rajya Sabha and the president of ICCR, and many other, you know, like bodies, apex bodies such as Niti Aayog and AICT, etc., have, you know, come and supported us and given us their full support. So thank you once again for joining in on this wonderful session. And Kulbhushan ji, now I will turn it back to you up, and wish you a very happy and enjoyable session. थैंक्स लॉट सिमी जी। मैं आचार्य जी से अब निवेदन करूंगा कि आचार्य जी सेशन को शुरुआत करें। इस सेशन में जुड़े हुए सभी मेरे भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। मैं पिछले एक सत्र में बायोगैस एनर्जी पर मेरी बातचीत हुई थी और आज मेरा विषय है कि वर्तमान में देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है इसमें एफपीओ की क्या भूमिका हो सकती है या एफपीओ की क्या भूमिका है। इस समय देश में एक बहुत बड़ी जो आवश्यकता है और वो आवश्यकता है कि जो प्रॉब्लम्स है वर्तमान में वो है बेरोजगारी और बीमारी। इस समय नौजवानों के हाथों में काम कैसे उपलब्ध हो, और पिछले 60-70 सालों में जो खेती का सिस्टम और गांव का जो व्यवस्था थी वो बिगड़ी, उसके कारण आज जो गांव उजड़ रहे हैं और खेती छोड़ छोड़ के लोग शहर की तरफ चले गए। लेकिन इस कोरोना के कारण जो है शहर में जो लोग गए वो पुनः गांव की तरफ वापस आ रहे हैं। पर्यावरण के प्रति लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो लेकिन वर्तमान में जो प्रॉब्लम्स है वो एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है बेरोजगारी की जो समस्या बढ़ रही है। हम इस बेरोजगारी की समस्या में एफपीओ की भूमिका क्या हो सकती है, बढ़ती हुई बीमारियों में एफपीओ की भूमिका क्या हो सकती है। एफपीओ की बातचीत में दो तरह के टारगेट हैं। एक तो पॉलिसी बनाने वाले ऊपर के लोग जिन्होंने एफपीओ की इसकी रीति नीति बनाई और एफपीओ को पूरे देश में चालू किया है। एक जो एफपीओ के नीचे के फील्ड के अनुभव, तो मैं नीचे का व्यक्ति हूँ, मैं एक स्वयं एक एफपीओ का डायरेक्टर हूँ। हमारे एफपीओ में इस समय लगभग 295 हमारे किसान जुड़े हुए हैं, 10 हमारे डायरेक्टर हैं। तो आज हम जो बातचीत करेंगे वो एफपीओ के ऊपर की पॉलिसी की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो निचले अनुभव है, जो ग्राउंड लेवल के जो अनुभव हैं कि ये योजना कैसे सफल हो सकती है, इसके एफपीओ के कारण जनता को क्या लाभ हो रहा है, क्या लाभ हो सकता है, जिससे रामभाव महालगी प्रबोधिनी जैसे एक बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के संगठन एफपीओ को लेके इसको सफल बनाने में कैसे सबकी भूमिका हो सकती है। तो मैं और बहुत निचले स्तर की जो अनुभव है मैं उनके साथ में शेयर करना चाहूंगा। हमने भी एक 2018 में अपने एफपीओ का गठन किया है। शुरुआत में 10 डायरेक्टर थे। पूरे देश में जो एफपीओ का गठन हो रहा है, एफपीओ का लगभग 10,000 एफपीओ पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 600 एफपीओ बन चुके हैं। 2000 एफपीओ बनाने की तैयारी चल रही है।
चित्रकूट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 एफपीओ गठन की घोषणा की थी। इसी सत्र में जनवरी में उनका एक चित्रकूट उत्तर प्रदेश में उनका प्रोग्राम था और पूरे तेजी के साथ में इस देश में कृषि से जुड़े हुए विभिन्न विभाग, नाबार्ड सहित कृषि उत्पादक संगठनों को बनाने में सबने अपनी अपनी भूमिका प्रारंभ की। कृषि विभाग भी इसमें बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, कोऑपरेटिव सेक्टर भी इसमें काम कर रहा है। तो पूरे देश में जो 10,000 एफपीओ जो बनाए जा रहे हैं, शुरुआत में जब एफपीओ को गठन होता है तो 10 डायरेक्टर वो मांगते हैं कि 10 डायरेक्टर जो होंगे उनके पास में खेती होनी चाहिए। उनके साथ में उनका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उनके 2-2, 4-4 फोटो और उनका जो है वो खेती की जो खतौनी है वो मांगी जाती है। जो 10 शुरुआत में होते हैं उनका एक अपना निश्चित शेयर होता है। हम लोगों ने लगभग 10,000 रुपए का 10 लोगों ने शेयर लिया। फिर हम लोगों ने और किसानों को जोड़ने का काम चालू किया और इस एफपीओ बनाने में जो खर्च होता है वो भी सरकार का कोई ना कोई विभाग जो एफपीओ बना रहा है। जैसे हमारा जो एफपीओ बना है वो उत्तर प्रदेश में राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड ने पूरे प्रदेश में लगभग 169 एफपीओ बनाए हुए, उसमें से मेरा भी झांसी जनपद बुंदेलखंड में एक एफपीओ है। तो कोई ना कोई एजेंसी है, सरकार ने उसको नियुक्त किया है एफपीओ बनाने के लिए। उन्होंने कोई सीए भी नियुक्त किए हैं कि कौन कौन सीए जो इसके जानकार हैं वो इसको गठन में उनकी भूमिका होगी। तो जो एफपीओ के गठन में जो व्यय हो रहा है वो सरकार उसी सीए के माध्यम से गठन कराती है और उसका खर्चा उस सीए को देती है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने जो एफपीओ बनाया हुआ है, एफपीओ हमारा बहुत अच्छी तरह से रन कर रहा है। इसका कार्य साउथ इंडिया में बहुत पहले से चालू हो गया है। दक्षिण भारत में एफपीओ बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उत्तर भारत में एफपीओ का काम थोड़ा सा बाद में चालू हुआ है और दक्षिण भारत में जो एफपीओ बने हुए हैं वो काफी अच्छे स्तर पर बने हुए हैं और काफी सफलतापूर्वक वहां पर कार्य कर रहे हैं। उत्तर भारत में थोड़ी इसकी शुरुआत थोड़े से बाद में हुई है और यहाँ भी कुछ अच्छे अनुभव लोगों को आ रहे हैं। हम लोगों ने भी एफपीओ जो बनाया है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको बहुत निचले स्तर तक ले जाने के लिए किसानों की समृद्धि से सीधे एफपीओ को जोड़ा है। जो हमारा जो एफपीओ काम कर रहा है वो उसने 3 तरह के काम प्रारंभ किए हैं। पहला तो कि हम जो हमसे जुड़े हुए फार्मर्स हैं उनके लिए हम लोगों ने कुछ अच्छे मॉडल स्थापित किए हैं और हम खेती की लागत को कम करने में एफपीओ की भूमिका क्या हो सकती है। जैसे हमारे जो किसान जुड़े हुए हैं वो अपनी खेती की लागत को कम कैसे करें, उसके लिए हम लोगों ने एक पूरा सिस्टम बनाया, अपना खाद, अपना बीज, अपना पानी। एफपीओ की, चूंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ संगठन है तो एफपीओ की एक बहुत बड़ी भूमिका इस विषय पर है कि यदि कोई किसान साल भर में 50-50 किलो या 100 किलो या 200 किलो बीज लेते हैं विभिन्न प्रकार के, तो उन बीजों को खरीदने में एफपीओ की सामूहिक भूमिका क्या हो सकती है। एक किसान खरीदता है तो उसका कितना समय, कितना धन जाता है। यदि 300 किसानों ने एक साथ यदि बीज खरीदा तो वो उनको बीज खरीदने में उनकी कॉस्ट कम आएगी। तो यदि 300 किसानों ने यदि एक कुंतल बीज खरीदा तो 300 कुंतल बीज खरीदा जाएगा। तो जो जिस रेट पर हम बीज खरीद रहे हैं उसका रेट हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने एक बड़ी मात्रा में एक बड़ी एजेंसी से हमने इकट्ठा बीज खरीदा। तो जैसे मान लो मूंगफली का बीज है, मूंगफली का बीज यदि हमने खरीदा तो 110 रुपए किलो बीज आया, लेकिन यदि हमने सामूहिक रूप से खरीदा तो 90 रुपए किलो बीज मिल गया आपको। एक साथ आ गया, एफपीओ कार्यालय से हमने सब लोगों का मूंगफली का बीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छी क्वालिटी का हमें ब्रीडर बीज मिल जाता है, लेकिन एक ही किसान नहीं कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ एक IGFRI है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर एक चारे की बहुत अच्छी किस्म है जो है बरसीम कहते हैं। अब हम बहुत अच्छी क्वालिटी की बरसीम जो है, सामान्य किसान किसी को 10 किलो, किसी को 12 किलो, किसी को 15 किलो की बीज की आवश्यकता होती है। अब हमने 300 किसानों की डिमांड को यदि देखा तो 300 किसानों ने एक साथ बीज खरीदा तो हमें थोड़ा अच्छी क्वालिटी का बीज मिल जाता है, थोड़ा सस्ता भी बीज हमको मिल जाता है। तो इसी तरह से हमने बीज में हमने एफपीओ को जोड़ा हुआ है और हम अब अपने एफपीओ के माध्यम से हम सीड तैयार करने का भी काम कर रहे हैं। जो भारत के जो बीज है बहुत उच्च क्वालिटी के बीज है और हमारे एफपीओ ने अपना बीज बनाने का काम भी चालू किया है। दूसरा हमारे एफपीओ से जुड़े हुए जो काम है, जो हम लोग मॉडल बनाया हुआ है अपने एफपीओ के लिए, कि अपना खाद और अपनी गैस खुद बनाइए। तो पिछली बार जिस तरह से हमने बायोगैस की चर्चा की थी, इस तरह से हम अपने एफपीओ के माध्यम से किसानों के घर में पलने वाला जो पशुधन है उसका मूत्र, गोबर, बायोगैस, उसका जीवामृत, उसका बीजामृत, उसका घनजीवामृत बना के वो अपने खेतों में डालें। तो इससे जो केमिकल फर्टिलाइजर पर लागत आती थी, तो हमारे एफपीओ से जुड़े लोग हैं उनको हम सबसे पहला इस काम को प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने पशुधन का प्रबंधन करके कैसे आप बायोगैस और ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की ओर ले जा सकते हैं।
तो हमारा जो एफपीओ है वो खेती की लागत को कम करने का काम कर रहा है। तीसरी जो एक बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण काम बुंदेलखंड में वो है पानी का काम, कि पानी एक बहुत बड़ी देश और दुनिया में समस्या बनती चली जा रही है। तो हम पूरे बुंदेलखंड में अपने एफपीओ के माध्यम से जल संचय पर भी काम कर रहे हैं। चौथा का जड़ी बूटियों की खेती पर। बुंदेलखंड एक बहुत बड़ा एक हर्बल का एक जोन रहा है, या वैद्यनाथ जैसी आयुर्वेद की कंपनियां हैं। तो बुंदेलखंड में और पूरे यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार भी जो राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड है उसके माध्यम से सगंध एवं जड़ी बूटियों की खेती पर काम कर रही है। तो हम लोगों ने भी इस विषय पर काम किया। हमारा एफपीओ भी काम कर रहा है, बांस की खेती पर काम कर रहा है, सहजन की खेती पर काम कर रहा है, तुलसी की खेती पर काम कर रहा है। तो इस तरह से हम जिससे खेती की लागत कम हो और एक स्थायी आय किसानों की बढ़े, केवल मोनोक्रॉपिंग नहीं, बल्कि एक हमारे साथ में एक प्लस पॉइंट है कि जो हमारे जो फार्मर्स हैं हम लोग उनके साथ में एक इस प्रकार की खेती का सिस्टम साझा कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं 5 लेयर नेचुरल फार्मिंग। 5 लेयर नेचुरल फार्मिंग में हम पंचस्तरीय खेती को प्रमोट कर रहे हैं अपने एफपीओ के साथ में। और हमारे एफपीओ की एक बड़ी विशेषता बनती चली जा रही है कि लोग 5 लेयर फार्मिंग के मॉडल को देखने के लिए दूर दूर से हमारे साथ में लोग आ रहे हैं। तो हमने अपने एफपीओ के माध्यम से एक तरफ अपना खाद, अपना बीज, अपना पानी, अपनी गैस, और जो हम बीज खरीद रहे हैं वो कम्युनिटी बेस पर खरीदे, और हम जो बीज तैयार कर रहे हैं, सीड तैयार कर रहे हैं, वो हम केवल जो है खेती नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारा एक अच्छे सीड उत्पादक हमारा एफपीओ बनता चला जा रहा है। मतलब जैसे कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, मतलब एक जहां पर हमारे साथ में एक जैसे 1000 से ज्यादा किसानों को हम जोड़ने में लगे हुए हैं, 300 से ऊपर हमारे शेयर धारक हैं, लेकिन हमारा ग्रुप एक काफी बड़ा है, 15-17 हजार फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एफपीओ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ी ताकत है किसानों को एक मंच देने की। एक बात बहुत आती थी कि लोग कहते थे कि कोई भी व्यापारी है वो जिस चीज को पैदा करता है उसकी कीमत वो लगाता है, एफपीओ किसान जो है अपने माल की कीमत नहीं ले पाते हैं। कोई तौलिया बनाने वाला है तो तौलिया की कीमत दुकानदार तय करता है, जूते की दुकान पर जाएंगे, जूते की कीमत जो है दुकानदार बताता है इतने का है। लेकिन किसान अपना माल जब मंडी में ले जाता है तो उसकी कीमत किसान खुद नहीं लगाता, दूसरे लोग कीमत लगाते हैं। तो अभी जो कृषि में जो परिवर्तन आए हैं, जो नए एक्ट अभी लागू हुए हैं, इसमें बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि हम अपने माल को देश में कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अब इसमें एफपीओ का एक बहुत बड़ा एक रोल है कि आप आपसे जुड़े हुए जितने फार्मर्स हैं उनका आपने उत्पादन को एक साथ लिया, उसकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग की, आपने अपना खुद रेट निकाला। तो हमारा एफपीओ का एक बहुत बड़ा जो नाम अभी यूपी में हो रहा है, जैसे हमारे एफपीओ को टॉप 10 एफपीओ में हमारा यूपी में है। वर्ल्ड बैंक ने जो 10 एफपीओ से काम चालू किया उसमें हमारा एफपीओ, क्योंकि हमारा जो एफपीओ जो नेचुरल फार्मिंग पे काम कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहा है, हम अपने कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग पैकेजिंग मार्केटिंग पे भी काम कर रहे हैं। एक किसान अपने गेहूं का, अपने दलहन का, अपने तिलहन की प्रोसेसिंग पैकेजिंग नहीं कर सकता है, लेकिन यदि किसानों का 1000 किसानों का समूह तैयार हो गया है तो गेहूं ना बेच के वो गेहूं का हमारे बहुत उच्च क्वालिटी का आटा निकल रहा है, मल्टीग्रेन आटा भी निकल रहा है, हमारी दालें निकल रही हैं, हमारे यहाँ कठिया गेहूं जो ट्रेडिशनल फार्मिंग बुंदेलखंड में होती है उसके हमारे उत्पाद हैं, हमारे उस तरह की दालें हैं, तेल है, मसाले, ये सब तरह की चीजें आ रही हैं। एक अकेला किसान कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो इसी तरह से जब किसानों की एक बड़ी ताकत जो हमारे साथ में खड़ी हो रही है, तो इसमें जो एफपीओ की जो एक बड़ी भूमिका है कि हम अपनी खेती की लागत कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और प्रोसेसिंग पैकेजिंग अच्छी मंडी के माध्यम से देश में हम अपने माल को अच्छे स्थानों पर बेच सकते हैं। तो ये काम हमारे एफपीओ के द्वारा हो रहा है। एफपीओ का एक बहुत बड़ा काम हम लोगों ने जो चालू किया है वो किसानों के उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम हमारा एफपीओ कर रहा है। अब इसमें हमको फायदा क्या हो रही है कि किसान अभी क्या होता है कि जो खेती से माल पैदा करता है वो मंडी के माध्यम से बेचता है। हम लोगों ने क्या किया है उसकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग का, क्योंकि किसानों का एक बड़ा समूह जुड़ा हुआ है और बुंदेलखंड में बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, परंपरागत खेती होती है। परंपरागत हमारे यहाँ अभी खेती बहुत बड़ा एरिया है, लगभग 5000 हेक्टेयर से भी बड़ा एरिया है जहाँ पर ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही है। हमारे पास देसी बीज है उसी तरह के, तो उनका जो ट्रेडिशनल फूड निकल के आ रहा है उसकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग मार्केटिंग करने में एक अकेला किसान नहीं आ सकता था। हम लोगों ने क्या किया, बुंदेलखंड के अरहर के दाल पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की दालें तैयार हो रही हैं, हमारा दलिया तैयार हो रहा है। छोटे छोटे हम अभी अपने एफपीओ के माध्यम से किसानों को छोटा सा तेल बनाने वाला प्लांट, कि यदि किसी किसान ने अभी थोड़े दिन पहले एक आईटी में मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे वहाँ के कुछ लोग आए, इसमें स्वास्थ्य पालिकर भी आए थे, उन्होंने एक बात कही
कि वायल निकालने के लिए जिसके एक्सपेलेंट तो बहुत है, वो बड़े बड़े सॉल्वेंट प्लांट है, लेकिन एक किसान जिसने 5 कुंटल सरसों पैदा की है, वो अपना सरसों ना बेच के सरसों का तेल घर पे ही निकालना है। इसके लिए छोटी छोटी मशीनें नहीं है। हम लोगों ने छोटी छोटी मशीनें जो बहुत अच्छी सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, कि एक महिला अपने घर पर अपना काम करती रहेगी, भोजन बनाती रहेगी और काम करती रहेगी, और तेल का उसका छोटा सा 1 हॉर्स पावर की मोटर से उसमें तेल लगाने की मशीन लगा रखी है, तेल निकल रहा है, उसमें फिल्टर हो रहा है, दिन भर में एक 8-9 किलो तेल निकल आता है। तो साल भर में उसने 10 किलो सरसों पैदा की, 50 कुंटल उसने मूंगफली पैदा की, 4 कुंटल उसने जो है तिल पैदा किया। तो तिल बेच के नहीं, मूंगफली नहीं बेचना, उसे सरसों नहीं बेचना, बल्कि उसके अलग अलग प्रकार के तेल निकालना है। और अपना एफपीओ ने उसकी एक प्रोसेसिंग किया हुआ माल की एक मार्केटिंग का एक नेटवर्क तैयार किया। हम लोगों ने एक इस तरह का अपना जो कार्यालय बनाया, उसी के साथ में हम लोगों ने एक सेंटर डेवलप कर लिया है, कि जहां पर हम इस तरह का किसानों के उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम भी अकेला किसान नहीं कर सकता था। इसमें पूंजी की भी आवश्यकता होती है। तो पूंजी कहाँ से? पूंजी के लिए बहुत आसान काम है। यदि हमारे साथ में जो किसान जुड़े हुए हैं, उनका शेयर भी हो गया, किसानों को इससे फायदा भी हो रहा है, किसानों के माल उनका महंगा भी बिक रहा है, और उपभोक्ताओं को ये फायदा है कि शुद्ध सामान उनको उपलब्ध हो रहा है। लेकिन ये काम अकेला किसान नहीं कर सकता था। किसानों की आत्मनिर्भरता में, किसानों की आय वृद्धि में इस एफपीओ की बहुत बड़ी भूमिका है। और आने वाले समय में हमारे गांव में जो, जैसे एक गांव है जिसका यदि रकबा यानी एग्रीकल्चर लैंड यदि 1000 एकड़ है, 1000 एकड़ में सामान्यतः एक औसत आप लगाएंगे तो लगभग 30 कुंटल एक साल में 1 एकड़ में माल पैदा होता है। मान लो दलहन तिलहन सभी तरह की फसलें, यदि 30 कुंटल औसत नहीं आ रहा है, तो 1 एकड़ में औसतन 20 कुंटल माल पैदा होगा। 1000 एकड़ का रकबा है, 20,000 कुंटल खाद्यान्न एक गांव में पैदा हुआ। 5-6 हजार कुंटल गांव के लोगों ने अपने खाने पीने के लिए रख लिया। 10 से 15 हजार कुंटल खाद्यान्न गांव के लोग बेचते हैं मंडी में, जो उनका औने पौने दाम में बिकता था। अब यदि 10,000 कुंटल की प्रोसेसिंग गांव में होने लगी, तो आप सोचिए, गांव में किसान तो खेती कर रहा है, लेकिन उनकी बहुएं, उनके बेटे, उनके बच्चे इस प्रोसेसिंग के काम में आने से उनको गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो गया। कोरोना के कारण जो लोग बुंदेलखंड में, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग बाहर मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, वो लौट के अपने क्षेत्र में वापस आए हैं, गांव वापस आए हैं। उनको रोजगार देना बहुत आवश्यक है। काफी बड़ी संख्या में लोग फिर से वापस जा रहे हैं। लेकिन ये एफपीओ का काम जितना आगे बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्रोसेसिंग का काम, पैकेजिंग का काम आगे बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा उच्च क्वालिटी का खाद्यान्न निकलेगा, जितना अच्छा जो है आपका ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड होगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी मांग बहुत अच्छी है। हमारे जो जुड़े हुए जो उपभोक्ता वर्ग है, वो सबसे पहले हम लोगों के उत्पादों की डिमांड क्रिएट करता है। दूसरा, रेट का, जैसे अभी क्या होता है, किसान ने माल पैदा किया और किसी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग से माल पैदा किया, उसका बाजार में बहुत महंगा रेट पर वो बेचने की कोशिश करता है, या लोग कहते हैं ऑर्गेनिक से बहुत महंगा बिकेगा। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, उत्पादक का जो खाद्यान्न है वो उपभोक्ता के सीधे पास जा रहा है। तो आपका जो केमिकल फार्मिंग का जो रेट है, उसी लगभग उसी रेट में ही हमारा ऑर्गेनिक फूड जा रहा है, क्योंकि बीच के जो बिचौलिए हैं 5-7, वो धीरे धीरे करके कम हो गए हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो एफपीओ जो काम कर रहा है, कि एक तरफ किसानों को जोड़ना, किसान मित्र, दूसरी तरफ उपभोक्ता मित्र, और किसानों को का हमारे पास जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, दूसरी तरफ उपभोक्ताओं का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। तो अपना जो एफपीओ है, ये पूरे देश में एफपीओ के लिए बहुत अच्छी बात है कि किसानों का जो समूह है सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ जाए। तो किसान और उपभोक्ता जुड़ने से अपने किसान का जो माल है, जैसे मान लो कोई लौकी है, लौकी किसान ने 10 रुपए किलो बेची और उपभोक्ता लौकी को खरीद रहा है 30 रुपए किलो। अब यदि किसान का उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक गया, तो किसान ने अपनी इस लौकी को बेच दिया 18 रुपए में, उपभोक्ता को मिल गई 25 रुपए में, तो 30 रुपए से उसे सस्ती मिल गई 25 रुपए में, या 10 रुपए की जगह मिल गई 18 रुपए में। और 7 रुपए जो बीच का अंतर है, इसमें जो किसानों के जो बच्चे हैं, उनकी जो बेटे हैं बेटियां हैं, वही इसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग अच्छी तरह से उसकी व्यवस्था करने में, मार्केटिंग के काम में लग जाएंगे। तो किसानों के बच्चों को रोजगार भी मिल गया, इधर किसानों को लाभ ज्यादा हो गया, उधर उपभोक्ताओं को जो महंगा जो बिक रहा है उससे उनको कम रेट में मिल गया, और बीच में जो हमारे किसानों के बच्चे हैं, जो उनको रोजगार सृजन हो गया। इसमें प्रोसेसिंग का भी चला गया, पैकेजिंग का भी चला गया, ये मार्केटिंग के जो नेटवर्क है उसमें चला गया। तो 7 रुपए में 18 से 25 7 रुपए है, इसमें जो हमारे उस सिस्टम को खड़ा करने में लग गया। यानी जिसको हम कहते हैं कि एफपीओ माने क्या है? एफपीओ माना जहां एक सुमति वाला एक संगठन है, किसानों का एक ऐसा जो अच्छा कार्य करने वाले, यानी सबसे श्रेष्ठ कार्य कृषि है। और जहाँ कृषि को की बहुत अवहेलना हो रही थी, कृषि को छोड़ के, गांव को छोड़ के लोग भाग रहे थे। तो ये एफपीओ है, जो फील्ड का जो अनुभव मैंने आपको बताया है
कि आने वाले समय में गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो गांव के किसान अपने माल का जो जो उत्पादन करते हैं, उनकी खेती की लागत एफपीओ के कारण कम हो रही है। एक साथ अपना उत्पादन कर रहे हैं, एक साथ उसकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग हो रही है, एक अच्छा ब्रांड उनको निकल आया है, उपभोक्ताओं तक सीधे जा रहा है। इसके कारण जो है, और एक दूसरे के अनुभव शेयर करना। तीसरी बात, जो गांव में जो थोड़ी वैमनस्यता होती है, गांव में आपस में थोड़ा सा जो लोगों में लड़ाई भड़ाई होती है, क्योंकि अब सबको आर्थिक के काम में जुड़ गए हैं, सब लोगों को रोजगार हाथ में उपलब्ध हो गया है, उनके पास खाली टाइम अब नहीं मिल रहा है, तो गांव की लड़ाई झगड़े भी उनके कम हो रहे हैं। अर्थात हम अपने गांव को संगठित करने में, गांव को आर्थिक संपन्न बनाने में, स्वावलंबी बनाने में, और गांव को पूरा केमिकल फ्री विलेज बनाने में, पूरे गांव को एक बहुत अच्छा बायोडायवर्सिटी से संपन्न जो है, जैव विविधता से संपन्न, ऊर्जा संपन्न, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी देने की विराट क्षमता तभी है जब किसान स्वयं जागरूक हो जाएगा। अभी क्या है, किसान के पास में हाथ फैलाया रहता है, हमें दीजिए, हमें दीजिए, हमें दीजिए। इस एफपीओ के माध्यम से किसान का हाथ उल्टा हो गया, देने वाला हो गया। अभी जो भिखमंगा बन रहा था किसान, इससे इस एफपीओ के माध्यम से किसान के अंदर एक संगठित होने के कारण जो है, उनकी आय बढ़ने के कारण, उनके जो है खेती की लागत कम होने के कारण, और जो पशुधन है, जो अनुपयोगी पशु जिसको मानते थे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी पशुओं की, पशुओं से हमने अपने एफपीओ के माध्यम से, क्योंकि यूरिन कलेक्शन और बायोगैस का काम चालू किया, तो हमने ऊर्जा पर काम किया, पेड़ कटना उधर बंद हो गए हमारे। यानी एफपीओ के माध्यम से हम सरकार के बहुत बड़े तनाव को दूर करने में एफपीओ की भूमिका अब है। इसका परिणाम क्या होगा आने वाले समय में? जितने ज्यादा सशक्त एफपीओ होंगे, जितने समझदार किसान इसमें जुड़ेंगे, और उतने ही ज्यादा हमारा जो है इसमें जो है उस संगठित शक्ति के कारण जो हमारी गांव की जो है गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। एक बहुत बड़ा काम है, वो है स्वच्छता। इस स्वच्छता का इस एफपीओ से बहुत बड़ा संबंध है। गांव में गंदगी के कारण क्या है? गांव में गंदगी का कारण है हमारा गांव का कचरा। गांव में जैसे मान लो आबादी 3000 है, तो 3000 लोगों का मानव मल, मानव मूत्र अभी गांव में गंदगी पैदा करता था। लोग जाते थे, स्वच्छ शौचालय बन गए। हम लोगों ने क्या किया, गांव के कचरे का, जिसमें लोग आग लगा देते हैं, गेहूं को काटने के बाद, हार्वेस्टिंग करने के बाद आग लगा दी, धान का। अभी हमें बताया, मैं अभी अपने खेत से आ रहा हूँ, खेत से आ रहे हमने, मतलब जो लोग धान पैदा करते हैं, उन्होंने कहा कि साहब अब हम आग नहीं लगा रहे हैं, आप ये हमारी गौशाला को ले जाओ। हमने मेरे खेत को जो उन्होंने निःशुल्क रूप से बिचाली उन्होंने दे दी है, धान का जो बचा हुआ है, तो वो ले जा रहे हैं, मल्चिंग के लिए ले जा रहे हैं, कुछ गाय भी उसको खा लेंगे। तो ये जो कचरा का प्रबंधन है, जो आज लोग आग लगा देते थे, उसी कचरे को अब हम मल्चिंग में यूज करने लगे, क्योंकि एक जागरूकता भी आ रही है। हमारा एफपीओ कचरे के प्रबंधन पे भी काम कर, कचरे से खाद बनाने का भी काम हमारा एफपीओ कर रहा है। अर्थात हम गांव के कचरे को गैस में भी बदल देना, और गांव के कचरे को खाद में भी बदल देना। पूरा गांव का पानी गांव में, गांव का खाद गांव में, गांव की गैस गांव में, गांव का नौजवानों की जवानी, उनके का लाभ गांव वालों को मिलेगा। उनको रोजगार का सृजन गांव में ही कैसे हो सकता है, इसी में हमारा आगे का एक प्लान है कि हर गांव में हम योग शिक्षक भी तैयार करने वाले हैं अपने एफपीओ के माध्यम से, और वो गांव में योग की क्लास भी आने वाले समय में चलाने वाले हैं। तो जहां मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले 2-3 चीजों को निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर किसान यदि संगठित हो जाएगा, उस समय जो पलायन हो रहा है, वो तो हमारे बुंदेलखंड का की जो जवानी अभी जो शहरों की तरफ जा रही थी, और जो जाते थे वो धीरे धीरे करके बुंदेलखंड से अलग हो जाते थे, वहीं मजदूरी करते थे, धीरे धीरे करके वहीं पर कहीं ना कहीं सेट हो जाते थे। इसके कारण, जो कोरोना के कारण जो लोग लौट के आ रहे हैं, जैसे अभी बुंदेलखंड में भी जो एफपीओ का गठन हुआ है, हमारे बुंदेलखंड में 7 जिले हैं, इनमें हम एक यात्रा निकाल रहे हैं। इन सारे 7 जिलों में जितने भी एफपीओ बने हैं, इन सबको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो अंतिम बात मैंने बात कही है कि बुंदेलखंड में जो 7 जिले हैं, जिसमें यूपी का जो बुंदेलखंड है, जिसमें झांसी, ललितपुर, जालौन, ये एक कमिश्नरी है, और दूसरी कमिश्नरी में जिसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर, ये 7 जिले का जो क्षेत्रफल है वो इजराइल से बड़ा क्षेत्रफल है। हमें 7 जिलों को केवल एक बुंदेलखंड नहीं मानते, हम इजराइल से बड़ा देश मानते हैं। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ 10 लाख है, जबकि इजराइल की आबादी लगभग 80-90 लाख है। वहाँ का क्षेत्रफल 20,772 वर्ग किलोमीटर है, हमारा 27,000 वर्ग किलोमीटर है। वहाँ पानी पौने 300 मिलीमीटर बरसता है, हमारे यहाँ 700 मिलीमीटर पानी बरसता है। तो आज बुंदेलखंड को जो लोग देखते हैं कि बुंदेलखंड बहुत दीनहीन है, कर्ज में डूबा हुआ है, आत्महत्या करने वाला, जो बुंदेलखंड की तस्वीर जो देश में प्रस्तुत की जाती थी, वो की जा रही है,
आने वाले समय में बुंदेलखंड इस देश का इस एफपीओ के माध्यम से, हम जो यात्रा निकाल रहे हैं वो एफपीओ के माध्यम से ही यहाँ 47 विकास खंड है, उसमें हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। इसी दशहरे के अगले दिन 27 तारीख से हम चालू कर रहे हैं। वो 27 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक हम लोग एक बुंदेलखंड किसान समृद्धि यात्रा निकाल रहा है हमारा एफपीओ। तो इसमें हमारा टारगेट है कि हम एफपीओ में किसानों को जोड़ेंगे भी, किसानों को एक शहीदें देंगे, अपना खाद, अपना बीज, अपना पानी, अपना पशुधन, अपने किसानों के उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, अपने गांव की जवानी गांव में ही रहे, गांव स्वच्छ गांव, ऊर्जा संपन्न गांव। तो इसको लेते हुए हमारा जो एफपीओ काम कर रहा है, ये सरकार ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है एफपीओ का। मैंने अभी जो आपसे बातचीत की बहुत निचले स्तर की बात की, मतलब धरती के, किसानी के, गांव के अनुभव के साथ मैंने आपके साथ अनुभव शेयर किया। लेकिन एफपीओ का ये दूसरा बड़ा पक्ष है, वो पॉलिसी है, कौन से एक्ट के अंतर्गत है, लोन कैसे मिल सकता है, आपके जो शेयर है, आपका जितना फंड है वो उसमें नाबार्ड क्या सहयोग कर सकता है, सरकारी विभाग के क्या सहयोग कर सकते हैं, मंडी को ई मंडी से कैसे आप जोड़ सकते हैं। ये जड़ी बूटी उत्पादन करने के लिए जो विभाग है, मनरेगा के साथ में एफपीओ को जोड़ा गया है। जैसे हमारे यहाँ सहजन लग रहा है, बांस लग रहा है, तो उसमें जो लेबर आ रही है वो मनरेगा के माध्यम से देने के लिए हमको तब सरकार ने वो दिया है कि उसमें जो लेबर काम करेगी वो मनरेगा की लेबर काम करेगी। और उसमें जो प्लांटिंग मटेरियल है वो हमारे एफपीओ के मतलब कृषि विभाग से हमको मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एफपीओ के साथ में सरकार ने लगभग कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े हुए सारे विभागों को एफपीओ के साथ जोड़ दिया है। ये केवल यूपी में ही नहीं है, ये पूरे देश में ही इस एफपीओ के साथ सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको जोड़ने का काम चल रहा है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम बुंदेलखंड में किसानों की समृद्धि के लिए ये काम कर रहे हैं, एफपीओ काम कर रहा है, ऐसे जो जागरूक एफपीओ हैं पूरे देश भर में जब किसानों के संगठन ये एफपीओ यदि काम करेंगे, क्योंकि एफपीओ के पास में पैसा भी होता है, उसे जुड़ा हुआ किसानों का एक मजबूत दिल से दिल लगाने वाला, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है परस्पर विश्वास। परस्पर विश्वास के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। एफपीओ माने परस्पर विश्वास करने वाला एक किसानों का एक मजबूत एक संगठन। तो इस तरह से जो हमारा आगे की हमने जो यात्रा के बारे में भी आपको बताया है, ये हमारे लिए एक आने वाले 1-2 महीने के अंदर हमारे एफपीओ की बड़ी गति इसके माध्यम से आने वाली है। ऊपर के जो पॉलिसी हैं, सरकारों की योजनाएं हैं, उसके संबंध में जो हमारे जो अपने प्रबोधनी संगठन के और लोग हैं वो उस पर चर्चा करेंगे। मैंने जो फील्ड के जो अनुभव वाली बात आपके साथ शेयर की, मैं अपनी बात को कह के आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। इससे जुड़े हुए, फील्ड से जुड़े हुए कोई यदि आप बातचीत कोई प्रश्न है तो मैं उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करें। हमने अभी एक नीति आयोग ने अभी एक भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें महामहिम गुजरात के राज्यपाल माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी सहित नीति आयोग के उपाध्यक्ष माननीय राजीव कुमार जी थे। एक एफपीओ का जो हमारा एक बहुत बड़ा काम है वो है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को का प्रमोशन। तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति पर हमने एक छोटा सा एक कुछ फोटोग्राफ्स हमने तैयार किए हैं, इसका एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति क्या है, ये जो परंपरागत खेती होती थी उससे थोड़ा सा हटके है, जिसमें हम अपने पशुधन के मूत्र का, गोबर का, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का हम उपयोग करते हैं, मल्चिंग का यूज करते हैं। तो ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का अगला नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमने जो अपना प्राकृतिक कृषि व्यवस्था क्या है, इसमें ये जो जितना केमिकल फार्मिंग पूरे देश में हो रही है, उस केमिकल फार्मिंग के कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। प्रकृति में सभी जीव और वनस्पतियां एक दूसरे के पूरक हैं, स्वावलंबी हैं। इसमें जैसे जंगल में किसी तरह का कोई केमिकल नहीं डाला जाता, फिर भी जंगल बहुत हरे भरे खड़े हैं। उसी मॉडल को लेते हुए कि ये धरती निर्जीव नहीं है, धरती एक सजीव है जिसमें असंख्य कोटि सूक्ष्म जीवाणु है, केंचुआ होता है, हमने केमिकल डाल के इसको समाप्त किए। तो हम फिर से कैसे इस प्राकृतिक व्यवस्था को, जिसमें सभी तरह के जीव जंतु जगत, जिसमें पशु पक्षी प्राणी, मधुमक्खी, सांप, नेवला, सबका एक योगदान है खेती के अंदर। तो इसमें उसको लिए हमने एक जो प्राकृतिक कृषि व्यवस्था है, इसमें सबके रोल को ध्यान में रखते हुए, इसमें ना कोई खाद डालना है, ना कोई कीटनाशक डालना है, इसमें देशी गाय का मूत्र और गोबर का ही यूज है। उसी के माध्यम से हम अपना खेत के लिए इनपुट तैयार करते हैं, उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे उसमें एक बहुत बड़ा काम है देशी गाय का, उसके मूत्र का, उसके गोबर का महत्व है। उसमें जो गौमूत्र जो बर्बाद चला जा रहा है, हमने
अपने पूरे देश में एक मनरेगा के द्वारा एक स्कीम आई हुई है, पक्का कैटल शेड, यूरिन टैंक तथा नाद का निर्माण। इसको हमने अपने बुंदेलखंड में लागू कराया है। ये पूरे देश में इसको लागू कराने की आज आवश्यकता पूरे देश में भी बन रहे हैं, जिसमें यूरिन पूरी तरह से कलेक्ट हो जाता है। और देसी गाय का मूत्र एक बहुत बड़ा किसानों के लिए एक वरदान है। गोबर तो रहता ही है, लेकिन हम अपने गोबर से, मूत्र से जीवामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र आदि जो बनाते हैं, इसमें मूत्र का भी बहुत बड़ा रोल है, गोबर का तो रोल है ही। तो हम उसका पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। थोड़ा नेक्स्ट आगे बढ़ाइए। इसमें हमने पक्का कैटल सेट को हमने अपने एफपीओ के अंदर जोड़ा है कि गाय, बैल, बछड़े, जैसे मेरे पास 15 बछड़े हैं, लेकिन उन 15 बछड़ों का पूरा मूत्र हमारा जाके होदी में इकट्ठा होता है। पक्का कैटल सेट बनाया, पीछे नाली दी है, आगे चल के हमने उसको होदी से जोड़ा हुआ है। ये हमारा जीवामृत बन रहा है, जो 3 दिन में बन जाता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक गण हमारे यहाँ आए थे, जिसमें जो ड्रम में जो बन रहा है वो जीवामृत बन रहा है, और जो सूखा जो बन रहा है ये घनजीवामृत बन रहा है। जीवामृत को 3 दिन में बन जाता है, घनजीवामृत ये 15 दिन के अंदर एक हमारा सूखा खाद बनके तैयार हो जाता है, जो बहुत ही उच्च क्वालिटी का है। हमारा जो प्रयास चल रहा है कि हम अपने एफपीओ के जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हम 10 सूत्री फार्मूले पर ट्रेनिंग देते हैं। हमारा जो एफपीओ का एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, जिसका नाम रखा हमने किसान समृद्धि विद्यापीठ। इसमें किसानों की आय वृद्धि एवं उनको आत्मनिर्भर बनाने हेतु 10 सूत्री हमने फार्मूला को ट्रेनिंग देते हैं। पहला काम किसान खेत पर, दूसरा खेत पर मेड़, तीसरा मेड़ पर पेड़ तथा तीसरा पर फलदार पेड़। अगला है गौपालन, गौमूत्र संचय, बायोगैस संयंत्र एवं वानस्पतिक अवशेष का प्रबंधन, मल्चिंग। 5वां है कम पानी में होने वाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग, सह फसली प्राकृतिक खेती एवं जड़ी बूटी उत्पादन। 6वां है कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, मार्केटिंग तथा किसानों के उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था। 7वां है ग्राम बीज बैंक की स्थापना। 8वां है चारा उत्पादन, चारागाह विकास एवं चारा बैंक। पशुधन किसान की बहुत बड़ी संपदा है, और 365 दिन हरा चारा किसान को कौन कौन सी वेराइटी है, जिसमें बहुवर्षीय चारा है, उस पर हमने लगा रखा है। नेपियर बाजरा घास लगाया है, गन्ना घास लगा रखा है, जिससे हम 365 दिन अपने पशुओं को हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। दूध उत्पादन में वृद्धि हो, नस्ल संवर्धन, पंचगव्य उत्पाद एवं बैल ऊर्जा का तकनीकी विकास, और लास्ट में मधुमक्खी पालन। इन 10 सूत्री फार्मूला को हमारे जो एफपीओ ने एक किसान समृद्धि विद्यापीठ बनाया है, जिसमें हम लोग इसको प्रशिक्षण लोगों को दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और वो लोग आके हमको बातचीत कम करते हैं, उनको पूरा खेत का विजिट कराते हैं, जिसमें हमने बायोगैस संयंत्र को जोड़ा हुआ है। पिछली बार जैसे हमारी बातचीत हुई थी कि गैस भी प्राप्त होगी आपकी भोजन बनाने के लिए, और स्लरी निकलेगी, उसको पानी के साथ में आप मिक्स करके उसको आप खेत में उसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर हमारा काम कर रहा है एफपीओ, 5 लेयर नेचुरल फार्मिंग, कि आपने धरती के नीचे जो गंदगी चीजें हैं, जिसमें हल्दी है, अदरक है, आलू है, प्याज है, इस तरह की चीजों को पैदा किया। धरती के ऊपर जो है आपका पुदीना है, धनिया है, मिर्ची है, पालक है। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो उसमें तुलसी है, इसमें हमारा लौकी, क्या नाम है, सॉरी, भिंडी है, गेहूं है, चना है, अरहर है, मटर है, मसूर है। चौथा जो वैरायटी है वो लता वर्गीय है। लता वर्गीय जैसे ऊपर निकल गई है, लौकी है, तरोई है, करेला है, सेम है, तो ये ऊपर चढ़ जाती है। और सबसे ऊपर निकल गया है जिसमें पपीता है, सहजन है, आंवला है, अमरूद है, आम है, ये ऊपर निकल गया। तो जिस तरह से 30x60 का आपका यदि प्लॉट है, तो उसमें यदि ग्राउंड फ्लोर को बनाया तो एक फैमिली रह सकती है, लेकिन उसको यदि 5 मंजिला बना दिया तो 5 फैमिली रह सकती है। तो कम खेती में ये हमारा एफपीओ का एक बहुत ही बड़ा एक जुनूनी प्रोग्राम जो चल रहा है, जिसको हमारा एफपीओ काफी लोग उसको लाइक कर रहे हैं। कि सबसे बड़ी बात है, एफपीओ से किसान क्यों जुड़े? एफपीओ से किसान जब जुड़ेगा जब उसका स्वार्थ पूरा होगा, उसको लाभ दिखेगा। तो किसान को कैसे, जब हम लाभकारी मॉडल जब देंगे, लाभकारी चीजों को दिखाएंगे, बताना नहीं है, दिखाना है, तो किसान आपके साथ जुड़ेगा। जैसे हम लोगों ने, हमारा शेयर 10 रुपए का है, लेकिन 1000 रुपए किसान को देने में कोई, एफपीओ का शेयर लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। तुमको तो लगता है कि हमें एक बार 1000 रुपए का शेयर अपने एफपीओ के साथ में लेना है, लेकिन हमारे पास में एक ऐसा ज्ञान हमको मिल रहा है, एक ऐसा फील्ड मिल रहा है, एक ऐसे अनुभव मिल रहे हैं कि हम अपनी खेती को लागत करके कम करके उत्पादन बढ़ाते हुए और अच्छे रेट पर क्रॉसिंग पूरा माल बेच सकते हैं। तो हमारा एक एफपीओ एक बहुत अच्छा एक आकर्षण का लोगों के लिए, किसानों के लिए आकर्षित कर रहा है, और उपभोक्ताओं को भी हमारा एफपीओ आकर्षित कर रहा है। ये बुंदेलखंड एक जड़ी बूटियों के लिए वो जाना जाता है। केवल गेहूं धान की खेती करने से किसान का भला नहीं होगा। हम लोग गौमूत्र का अर्क बनाते हैं, जिसमें तुलसी और गिलोय का भी यूज करते हैं। तो तुलसी की खेती, गिलोय की खेती हम लोग एक अच्छी मात्रा में बुंदेलखंड में लगभग 5000 हेक्टेयर में तुलसी की खेती हो रही है, जिसको ऑर्गेनिक इंडिया वाले भी तुलसी को खरीदने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से तुलसी का खेती भी बुंदेलखंड में काफी प्रमोट हो रही है। ये हमारा खेत एकदम ऊसर था, जिसमें एक दाना पैदा नहीं हो सकता था, पूरा खाली ऐसे पड़ा था।
धीरे धीरे करके हमने इसको पूरी तरह से डेवलप किया है। तो ये उनसर खेत का जो दृश्य है, बाद में तो पेड़ जो हमारे चारों तरफ खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट इसमें ये पूरा किसी तरह से हम लोग केवल गौमूत्र गोबर का ही प्रयोग करके जो पूरी खेती कर रहे हैं, वर्षा के पानी को हम लोगों ने रोका है। ये हमारे खेत की धान है जिसमें हम लोग कोई केमिकल ना, केवल जीवामृत का ही मात्र यूज कर रहे हैं और जीवामृत का हम यूज कर रहे हैं। इससे खेती की किसानों की लागत लगातार कम हो रही है। बुंदेलखंड में क्या पूरे देश में पानी का एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है। हमने अपने खेत में 3 तरफ गहरा 8 फुट चौड़ा 10 फुट गहरा नाला खोदा और नाले को तालाब के साथ जोड़ा है। ये एक तालाब है, दूसरा तालाब हमारे खेत पर और है। हमने अपने पानी को रोक के अपने वाटर लेवल को 12-13 फुट पर वाटर लेवल लेके आया, जो 28-30 फुट का वाटर लेवल था। एक तरफ देश में पानी की समस्या आ रही है, लेकिन हमारा एफपीओ मतलब किसानों में पानी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा काम हमारा एफपीओ कर रहा है। एक लोगों में बुंदेलखंड में जो पानी की समस्या है, एक निराशा के वातावरण में पानी के एक सफल प्रयोगों के कारण एक आशा की जगाने का काम हमारा एफपीओ कर रहा है। ये हमारा मेड़ के पहले खाई हमने बनाई है, जिससे मेड़ पर पेड़ बहुत अच्छी तरह से लग जाते हैं। किसान खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। तो मेड़ के पहले खाई बनाई है, जिससे मेड़ पर 365 दिन नमी रह सकती है। हमारा पानी का वाटर लेवल दिख रहे हैं, ये जो लगभग 6-7-8 फुट का वाटर लेवल मैक्सिमम टाइम रहता है। मई जून के महीने में 12-13-14 फुट का वाटर लेवल हो जाता है। तो मेड़ के पहले जो टेंच बनाने का बनाया है, जो पूरा तालाब भी बनाया हुआ है। तो और नेक्स्ट आगे बढ़ाइए। अपने खेत में इंटीग्रेटेड फार्मिंग, लगभग हम अपने खेत में 100 तरह की चीजें पैदा कर रहे हैं। दलहन तिलहन से लेके ज्वार बाजरा मक्का उड़द, अपने क्लाइमेट जोन में जितनी तरह की चीजें पैदा हो सकती हैं, किसान वो है जो जिसका अपना खाद हो, अपना बीज, अपना पानी, अपनी दालें, अपने तेल, अपने मसाले, अपनी सब्जियां। यदि किसान सब्जी खरीद रहा है तो किसान नहीं है। तो हमारा एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे चल रहा है कि किसान का पैसा बाहर ना जाए, गाँव का पैसा गाँव में, गाँव का पैसा शहर में नहीं, शहर का पैसा गाँव में। इन चीजों को हमारे एफपीओ ने अपने साथ लागू किए। बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ी समस्या अन्ना प्रथा की है, छुट्टा गौवंश की है। तो हम लोग पूरा मूत्र और गोबर और बायोगैस के माध्यम से हम इसको रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती पर काम कर रहे हैं, जिससे गाय किसान की समृद्धि में ही एक सहयोगी बन रहा है। महिलाएं, जैसे हमारे यहाँ किसान जो अपना एफपीओ का जो फार्म है उस पर लगातार लोग विजिट करते हैं। एनआरएलएम की महिलाएं भी विजिट करने के लिए आ रही हैं। वैसे लगातार आज भी बहुत सारे लोग हमारे खेत पर आए थे। एक जो बड़ा वर्ग है, पैसे वाला वर्ग है, वो अब आकर्षित हो रहा है कि हमें आप उन किसानों को जोड़िए। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे हम फैमिली फार्मर बनाने का काम कर रहे हैं अपने एफपीओ के माध्यम से। कि किसान एक तरफ है, किसानों के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को, तो जैसे फैमिली डॉक्टर बनाते हैं, इस तरह से जो पैसे वाले लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग, वो फैमिली फार्मर तैयार करें और किसान की जो आवश्यकता है पक्का कैटल सेट बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए, वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किसान उनको जहर मुक्त खाद्यान्न देगा। तो ये हमारे एफपीओ के द्वारा एक संचालित कार्यक्रम है। दूसरा ये हमारे उत्पाद हैं, लगभग दलहन तिलहन तेल से मसाले से जुड़े हुए जो कृषि उत्पाद हैं, वो उनका जो एफपीओ प्रोसेसिंग पैकेजिंग होती है, उसके माध्यम से मंडी समिति ने हम लोगों को निःशुल्क स्थान दे रखा है। तो ये हमारे एफपीओ के जो हमारे उत्पाद हैं। इतनी ही बात कहके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। कोई प्रश्न है तो फील्ड से जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सिमी जी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हेलो सिमी जी। सिमी जी आई थिंक एनी मैं पूछ सकती नहीं, हूँ? सॉरी, मैं म्यूट पे थी। आई वाज स्पीकिंग ऑन म्यूट। राजश्री जी प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए। मैंने भी एक सवाल रखा है, जब आप प्लीज उसे पूछिए। हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे पूछना ये है कि ग्रामीण और शहरी भागों में जैसे महिला बचत गट काम करते हैं और वो खेती से जुड़े हुए रहता है, तो उनको और ज्यादा कैसे ये एफपीओ से जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा। ये एसएचजी जो गांव में गठित हो रहे हैं, स्वयं सहायता समूह या अल्प बचत, थोड़ा थोड़ा सा हाँ, वो अल्प अपना बचत ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी झांसी जिले में भी लगभग 2000 के आसपास एनआरएलएम या अन्य विभागों के द्वारा
महिला स्वयं सहायता समूह या महिला बचत समूह गठित हैं, तो उनके पास में क्या है कि जो 10-10, 15-15 महिलाओं के हैं, वो लोग हमारे यहाँ विजिट करने आते हैं देखने के लिए। और वो जो हम लोग का जो अगला हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि उन लोगों को हम छोटी-छोटी मशीनें देने की तैयारी कर रहे हैं। और एनआरएलएम के जो अधिकारी हमारे यहाँ आए थे, जिन्होंने समूह बना रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा है, लेकिन आप बताइए कि जी हमारी महिलाओं की इनकम कैसे बढ़ सकती है। तो हम लोग जो उनकी महिलाएं विजिट करने आई, उन्होंने कहा कि जैसे एरिया है मूंगफली पैदा करने वाला, तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि मूंगफली के लिए तेल निकालने वाली मशीन दे दो। हमारे यहाँ दलहन का बहुत बड़ा एरिया है, तो मैंने कहा दलहन को तैयार करने वाले इनको छोटी-छोटी मशीनें दे दीजिए, और उनके उत्पादों को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग किया हुआ जो माल है, वो हमारा एफपीओ अभी कुछ लोगों से लेना चालू कर दिया है। लेकिन आने वाले 5-6 महीने में, साल भर के अंदर हमारे पास मार्केटिंग का एक बड़ा तंत्र बन रहा है। अभी जैसे पूसा दिल्ली में भी हमको स्थान मिला है जहाँ मार्केटिंग हो रही है, लखनऊ में भी हमारी मार्केटिंग हो रही है। तो आने वाले समय में लगभग 2000 एसएचजी स्वयं सहायता के महिलाओं के समूह हमारे एफपीओ से जुड़ने वाले हैं। जी बहुत अच्छा। और इसके साथ एक और भी सवाल है कि इसके क्वालिटी का हम लोग कैसे ख्याल रखेंगे? देखिए, क्वालिटी के लिए 2 तरह की चीजें हैं। जो किसान हमसे जुड़ रहा है उसमें उनके, हम जैसे उन्होंने जीवामृत का प्रयोग किया है, तो हम उनसे वीडियो मंगाते हैं कि आप अपना जीवामृत डाल रहे हैं, बनाते समय, डालते समय अपना वीडियो भेजिए। हमारे पास फील्ड में जो काम करने वाले जो कुछ हैं लोग, जो गाँव-गाँव में जाते हैं, हम लोग गाँव में कैंप लगाते हैं। तो हमने एक प्रोफार्मा बना के रखा है कि उसमें किसान का नाम, कुल कितने एकड़ खेती है, क्या-क्या पैदा करता है, कितना गौवंश है, कितना भैंस वंश है, कितना बकरी वंश है, साल भर में क्या-क्या पैदा कर रहे हैं। तो इसका एक हमने प्रोफार्मा चार्ट बना रखा है। जैसे मेरे पास में अभी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति से तो झांसी में लगभग 1000 हेक्टेयर से जुड़े हुए फार्मर हैं। लगभग 15-16 हजार किसानों का मेरे पास डाटा कलेक्शन है। तो जो किसान हमसे जुड़ता है या महिला किसान जुड़ती है, तो उसका पहले हमें डाटा कलेक्शन हम पहले तैयार करते हैं कि आप हमें पूरी अपने प्रोफार्मा में हमें जानकारी भर के दीजिए कि आपके पास में 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ कितनी खेती है, कितने जानवर हैं। तो उससे हमें निकल आता है कि जो माल पैदा हो रहा है कि वो किस क्वालिटी का होगा। और उसके मूत्र गोबर का प्रबंधन कराने में हम उनका पूरा सहयोग करते हैं, उनको विजिट कराते हैं, दिखाते हैं। और फिर उन्हीं महिलाओं में हमने कुछ लोगों को तैयार किया है कि महिलाएं की बात को समझ लेती हैं, अपने गाँव की भाषा में समझती हैं। तो वही महिलाएं हर गांव में, कुछ ऐसी प्रेरक हमारे पास में महिला हैं जिनको हम कोई सैलरी नहीं देते हैं, लेकिन उसी में से एक गांव में यदि 5 समूह हैं जिसमें 50-60 महिला हैं, उसमें से 2-3 अच्छी महिलाएं निकल आती हैं जो जागरूक हैं, जो खुद अपनाती हैं और दूसरे महिलाओं को प्रेरित करती हैं। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। नेक्स्ट कोई अगला प्रश्न? जी और एक प्रश्न यह है कि जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रहा है, जी ऐसा बोलते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग के साथ हम लोग ये खेती का जो प्रश्न है वो कैसे जुड़ जाता है, ये लोगों को कैसे कन्विंस करें? देखिए, सबसे पहले किसान अपनी लाभ से जुड़ता है। उसको ये लगता है कि हमें लाभ होगा, वही काम करेगा किसान। हमारा जो खेती का पैटर्न है वो है मल्टी लेयर नेचुरल फार्मिंग। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में जो जो कारण है और जो उसका सॉल्यूशन है, ये जो नेचुरल फार्मिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। हमारा खेती का जो आधार है वो बायोडाइवर्सिटी है। साल भर में 100 तरह की चीजें पैदा करना है। 100 तरह के पेड़ आपको 50 से 100, मतलब 1 एकड़ में लगभग आपको 48 लगभग पेड़ लग जाते हैं हमारे। तो यदि एक किसान मतलब इस तरह के पेड़ों को लगाएगा जिसमें आंवला होगा, अमरूद होगा, अनार होगा, पपीता होगा, सहजन होगा। आप ये देखिए आप कि जो मोनोक्रॉपिंग आई, पूरा देखिए आप, लंबी लंबी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं जिसमें केवल धान पैदा हो रही है, गेहूं पैदा हो रहा है, गन्ना पैदा हो रहा है। हम लोगों की जो खेती का जो पैटर्न है वो मोनोक्रॉपिंग नहीं है, बल्कि मल्टी लेवल फार्मिंग है। तो इसमें क्या है कि इतना अधिक ऑक्सीजन का सर्जन होता है और कार्बन का जो हम तो अपने किसानों को कार्बन क्रेडिट से जोड़ने का अब एक काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका शुरुआती खर्चा 5-6 लाख रुपए आ रहा है। कि आपके पास में जितने लगे हुए पेड़ हैं, 1 एकड़ में 48 यदि पेड़ लगते हैं और एक पेड़ ने 1000 रुपए की आय दी, तो 48,000 रुपए तो केवल पेड़ों से आय हो गई। और बीच का जो बचा हुआ हिस्सा है नीचे का, उसमें वो तरह तरह की और चीजें पैदा करें।
तो पेड़ में यदि कार्बन क्रेडिट और बायोगैस में यदि कार्बन क्रेडिट यदि मिलने लगती है तो पेड़ काटने का धंधा नहीं होगा। अभी क्या है, पेड़ काटने का धंधा चल रहा है, पेड़ काटो और जमीन को नंगी बनाओ। हम लोग थोड़ा उल्टा काम कर रहे हैं कि पेड़ों को, धरती को सजाओ और अपनी ज्यादा से ज्यादा इनकम बढ़ाओ। तो ये जो खेती का जो पैटर्न आया जिसमें केमिकल डालो, डीएपी डालो, यूरिया डालो, पेस्टिसाइड डालो, हम कह रहे हैं ना डीएपी ना यूरिया ना पेस्टिसाइड, अपने खेतों में फिर से वर्म पैदा करो, केंचुआ पैदा करो। केंचुआ जो देसी केंचुआ जो अर्थवर्म होता है वो मेरे खेत में एक भी नहीं था। आज हम हमारे से जुड़े हुए जितने फार्मर्स हैं उनके खेत में आप जहां भी फावड़ा मार देंगे वहां पर केंचुआ निकल आएगा। अब ये जो केंचुआ होता है, ये अर्थवर्म जो होता है वो लगभग 12-14 फुट नीचे जाता है, धरती में छेद करता है, ऊपर के जब वर्षा का पानी बरसता है वो नीचे चला जाता है। तो पानी को ऊपर से नीचे ले जाने का जो काम करता था वो अर्थवर्म करता था। हमने केमिकल डाल के अर्थवर्म को समाप्त कर दिया। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है वो है केमिकल फार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का जो उपाय है वो है नेचुरल फार्मिंग। इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग सिस्टम बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो हम लोग उसी विषय पे ही काम कर रहे हैं कि किसान ही सारी समस्याओं का कारण है और किसान ही सारी समस्याओं का निदान है। जी, इसके साथ और भी एक प्रश्न या मुद्दा उठता है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कार्बन ट्रेडिंग की बात चलती है, जी जैसे पेड़ लगाओ और उससे कार्बन हम लोग कम करते हैं पेड़ लगाने के बाद, हाँ। तो उसके साथ एफपीओ कैसे मदद कर सकती है या उसके साथ ये मुद्दा कैसे जुड़ा जाता है? नहीं, अभी क्या है कि जो कार्बन क्रेडिट का जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन चूंकि हमसे जुड़े हुए काफी अच्छे अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे एफपीओ से कुछ आईटी जुड़े हुए हैं, मजा आ जाता। अपने लोग जुड़े हुए हैं, तो वो उन्होंने कहा कि इसका पूरा लगाया कि रजिस्ट्रेशन कराने में आम किसान नहीं जुड़ सकता है, लेकिन जो एफपीओ इसलिए जुड़ सकता है कि उसका रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि उसकी पूरी जो फॉर्मेलिटी है पूरा जो है अंग्रेजी में है, और फिर वो मतलब वो कार्बन क्रेडिट देने वाली जो एजेंसी है वो भी भारत की नहीं है, वो बाहर की एजेंसियां हैं। तो भारत में कार्बन क्रेडिट पर बहुत कम काम हो रहा है। यदि कार्बन क्रेडिट पर भारत सरकार थोड़ा सा ध्यान देगी तो भारत के लोगों का जो जनमानस का स्वभाव है पेड़ लगाने का वो उस तरफ आगे बढ़ जाएगा। और इसमें 1 साल का पेड़ होगा तो कितनी कार्बन क्रेडिट मिलेगी, कौन कौन से पौधे पर कार्बन क्रेडिट ज्यादा मिलेगी। कार्बन क्रेडिट लगेगी तो पेड़ काटने का धंधा कम होगा, पेड़ लगाने का धंधा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब इसमें केवल जागरूक लोग, जो बड़े लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, योग्य लोग हैं, अब इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, शिमी बहन की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, अपना जो प्रबोधनी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन आम किसान को मालूम ही नहीं है कार्बन क्रेडिट क्या चीज है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कार्बन क्रेडिट वाला, लेकिन इसमें ये भूमिका जो है कहीं ना कहीं हमारे आपके बड़े संगठनों को इस भूमिका में अग्रणी होना पड़ेगा। तो इसका अगर हम लोग जो भी है वो रीजनल लैंग्वेज में ले जाए तो अच्छा रहेगा। कार्बन क्रेडिट का जो भी स्कीम है और जो भी काम करना है वो अगर रीजनल लैंग्वेज में ले जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, इसलिए अच्छा रहेगा कि जो खाली जमीनें पड़ी हैं उन सब में पेड़ लग जाएंगे। हाँ, सही बात। बिल्कुल। और आज देखिए वन विभाग जो है उस पर केवल दक्षिणी बबूल खड़ा होता जा रहा है। दक्षिणी बबूल माना जिसका कोई उपयोग नहीं है किसी तरह का। तो यदि ये कार्बन क्रेडिट में जो जितने ज्यादा मतलब वो तो पेड़ों के ऊपर आ जाएगा कि हम पीपल में कितना कार्बन क्रेडिट मिलेगी, महुआ में कितने मिलेगी, शीशम में कितनी कार्बन क्रेडिट मिलेगी, कितने साल का पौधा होगा वो उस पर कितनी मिलेगी। तो जो बड़े बड़े पौधे जो आज धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं वो फिर से उनका लगना चालू हो जाएगा। और जितनी भी बेकार भूमि पड़ी, पूरा राजस्थान है, पूरा उड़ीसा है, झारखंड है, ऐसे बहुत जगह जमीन बेकार पड़ी है जिनका कोई उपयोग नहीं है, वो सारी भूमि हरी भरी हो जाएगी। नदियों के किनारे तो पूरा, नदियों के किनारे पूरा 1 किलोमीटर राइट लेफ्ट साइड एक पूरी बेल्ट जो है वो पेड़ों से आच्छादित हो जाएगी। पूरे हम बायोडाइवर्सिटी को फिर से जीवंत बना सकते हैं केवल कार्बन क्रेडिट पर यदि भारत सरकार या कुछ बड़े लोग काम करने लगेंगे। तो पूरे देश हम जैव विविधता का संरक्षण के साथ साथ हम एक बहुत बड़ा नौजवानों को, मतलब इसमें तो फिर कोई बेरोजगार ही नहीं रहेगा, सारा नौजवान पेड़ों को लगाने में और प्रकृति के संरक्षण में लग जाएगा। हाँ जी, धन्यवाद।
एक प्रश्न मेरा भी है आचार्य जी से। जी। जैसे आपने बताया बहुफसलीय सिस्टम के बारे में, तो मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूँ कि बहुफसलीय सिस्टम में हम कई ऐसी फसलें होती हैं जिनको कम पानी चाहिए, कई ऐसी होती है जो सीजन के हिसाब से होती है, किसी मौसम के हिसाब से होती है, तो हम इसका चयन कैसे करते हैं? देखिए, बहुफसली कृषि पद्धति में हमें जिन चीज़ों का चयन करना पड़ता है, एक तो मौसम के हिसाब से कि किस महीने में कौन सी चीज़ें लगाना है, और इसमें पेस्ट कंट्रोल करने का भी रहता है कि जैसे हम अरंडी लगाई तो पेस्ट कंट्रोल करने का काम, गेंदा लगाया तो पेस्ट कंट्रोल करने का काम करता है। फिर पानी के आधार पर एक क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम लोगों ने बेड बनाए हैं। तो जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है वो बेड के ऊपर लगाते हैं, और बेड जैसे हमने 2 फुट का बेड बनाया है अपने खेत पर, और उसके बगल में नाली बनाई है, तो नाली के पास में उन पौधों को लगाते हैं जिसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और जो बेड होता है तो उस पर वो दलहन तिलहन लगाते हैं कि जहां पर उनको कम पानी की आवश्यकता होती है। अब जैसे अभी फसल रबी की आ रही है, तो पहले गेहूं चना लगता था। अभी क्या है कि जो गेहूं है उसको पानी की आवश्यकता होती है, चने को गेहूं पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है या नहीं होती है, तो चने को लगाना बेड पर, और जो जो नाली है उसके किनारे लगाना जो है इसमें वो गेहूं को लगाना। सरसों एक ही खेत में सरसों भी, तिल भी, सरसों भी, अलसी भी, इसमें धनिया भी और चना भी और गेहूं, ये हमने बचपन में आज से 45 साल पहले अपने खेतों में देखा था कि एक साथ पैदा होता था। आज क्या है कि गेहूं माने गेहूं गेहूं, धान माने धान, चना माने चना चना। तो इस तरह से खेती ना करके, क्योंकि एक दली जो होता है, जैसे गेहूं है, गेहूं को नाइट्रोजन की आवश्यकता है, लेकिन चना जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम करता है, उसकी जड़ें। तो गेहूं को और चने की जो 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 लगाने का जो तरीका है वो बेड पद्धति पे लगाने, क्योंकि यदि हम प्लेन में यदि लगा दिया तो पानी जाएगा, तो चने में भी पानी जाएगा, तो हमारा चना जो है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसको कम पानी की आवश्यकता, सरसों में कम पानी की आवश्यकता है। तो बेड पर और बेड्स के बगल में 1 फुट की नाली, तो 2 फुट का हमने बेड रखा है। जहाँ सॉइल हमारी कमजोर है, जहाँ सॉइल थोड़ी अच्छी है, वहां पर हमने 3 फुट का बेड बनाया हुआ है। तो इस तरह से बेड पद्धति पे जाना, और बेड पद्धति पे पानी बहुत कम लगता है, सामान्य जितना पानी लगता है खेती में, बेड पद्धति में 25% से भी कम पानी इसमें लगता है, क्योंकि पानी सिर्फ नाली में देना पड़ता है। तो 2 फुट का बेड है, तो 1 फुट से इधर को थोड़ा नमी जाती है, 1 फुट उधर से नमी जाती है, तो इसमें हमें पानी की भी बचत है, और 365 दिन में हम लगातार उत्पादन ले सकते हैं इस पद्धति, बहुफसली बेड पद्धति, मल्चिंग का प्रयोग करते हुए, नेचुरल फार्मिंग का प्रयोग करते हुए, इस पद्धति में हम साल में किसान 365 दिनों में 300 दिन तक उसकी आय होती है। कभी लौकी से, कभी तरोई से, कभी करेला से, कभी भिंडी से, कभी सरसों से, कभी चना से, कभी उड़द से, कभी मूंग से, मतलब इस तरह की चीज, इतनी तरह की चीजें पैदा करना कि किसान सब्जियों से मिला के, दूध से मिला के, 365 दिन में 300 दिन किसान के पास पैसा आया। हमने मेड़ पर पेड़ लगा रखे हैं, और हमने सागौन के पेड़ लगा रखे हैं। सागौन का पेड़ 25 साल में आप देखेंगे वो वहां 40,000 रुपए का हो जाएगा। तो वो जो 25 साल में, आज हमारा बच्चा पैदा हुआ 25 साल में, जब उसकी शादी होगी, तब उसके पास में लड़की की शादी होगी, तब तक उसके हमने 200 पौधे लगा रखे हैं, 200 पौधे 25,000 का बिका, तो वो एक ऐसा फिक्स अमाउंट आ जाएगा जिसमें हम अपनी बच्ची की शादी कर सकते हैं। तो खेती का जो सिस्टम है, वो हमारा जो एफपीओ का जो मॉडल है, उसमें हमारी सभी तरह की हमने व्यवस्था बना रखी है। अच्छा जी, एक प्रश्न और है मेरा जी। हम केमिकल फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं जी। तो नेचुरल फार्मिंग में, जैसे केमिकल फार्मिंग में होता है कीटनाशक चाहिए तो केमिकल लिया और हमने छिड़क दिया, या खरपतवार उग गई तो हमने उसको छिड़क दिया। नेचुरल फार्मिंग में हम इस चीज को कैसे इंक्लूड करते हैं कि बिना केमिकल के हम खरपतवार भी खत्म कर दें और जो कीड़े या जो भी लग रहा है उसको भी खत्म कर दें, वो क्या तरीका है? देखिए, इसमें एक बहुफसली कृषि व्यवस्था में पेस्ट कंट्रोल करने में एक दूसरे के पौधे भी सहयोगी होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया गेंदा, तो गेंदा का जो पौधा लगता है वो कई तरह के कीट कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा कीट कंट्रोल करने के लिए हमने अलग अलग तरह की गौमूत्र से, नीम है, आक है, धतूरा है, लहसुन है, तंबाकू, इनसे मिला के हमने एक सब धान्यांकुर ऐप बनाया है, हमने एक अग्न्यास्त्र बनाया हुआ है। तो इन सब का हम यूज करते हैं, जिससे हमारे पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं। वैसे इस पद्धति में हेल्दी जितनी ज्यादा, मतलब सॉइल जितनी ज्यादा हेल्दी होगी उतने कम कीट लगेंगे। तो कीट कम लगते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने उपचार अपना खुद अपने खेत पर बनाते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, जिससे हम अपने पेस्ट कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। और कोई प्रश्न यदि आपका है?
राजश्री जी आई थिंक सत्र को समाप्त करते हैं। कुलभूषण जी, आप वोट ऑफ थैंक्स देंगे? जी सिमी जी, आज के इस कार्यक्रम के लिए एफपीओ के ऊपर इतने जमीनी लेवल से और जो भी इससे रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड, गौवंश या पशुपालन, लोगों की समृद्धि, इसको आपने जिस तरीके से लोगों के रोजगार से जोड़ा, पानी के सृजन से और पानी के संरक्षण से, कैसे आपने उसको मतलब एक एफपीओ के माध्यम से फायदे का, किसान के फायदे का सौदा बना दिया। ये सब जो चीजें थी, ये हम लोग के लिए तो बहुत नई चीजें हैं आचार्य जी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी मेंबर्स का जो आए हैं, और हमारे आदरणीय आचार्य जी का, जिन्होंने हमको इस बारे में बताया और जितने भी प्रश्न थे उनको आपने एड्रेस किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। धन्यवाद। कुलभूषण जी। जी सर। आपका नंबर मिल सकता है क्या? एक्चुअली मैंने अभी सेशन भी कर दूंगा। जी भाई साहब, ठीक है जी, ओके।